Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptplus Academy for Civil Services। आज की पहली टॉपिक है इंटरनेशनल लीजन। 500 से भी ज़्यादा इंडियंस ने एप्लीकेशन सबमिट किया है कि वो इंटरनेशनल लीजन को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या है इंटरनेशनल लीजन, समझते हैं। अगर हम जनरलाइज करें तो इंटरनेशनल लीजन या फॉरेन लीजन किसी भी एक कंट्री की एक ऐसी मिलिट्री यूनिट होती है जिसमें फॉरेन नेशनल्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। फॉरेन सोल्जर्स को रिक्रूट करने का मोटिव होता है कि अपने मिलिट्री को एक्सपैंड करना ताकि वॉर में हेल्प हो सके। फॉरेन लीजन पास्ट में कई बार बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 1831 में फ्रांस ने फ्रेंच आर्मी में कई सारे फॉरेन नेशनल्स को इनकॉर्पोरेट किया था। ये पार्ट रही फ्रेंच आर्मी की 1962 तक, जब अल्जीरियन वॉर हुआ, फ्रांस के साथ अल्जीरिया का वॉर हुआ तब तक। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी ऐसे कई सारे फॉरेन लीजन्स बनाए गए। रिसेंटली रशियन इन्वेजन के बाद यूक्रेन की गवर्नमेंट ने द इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस ऑफ यूक्रेन को क्रिएट किया। ये एक वॉलंटियर फॉरेन लीजन मिलिट्री यूनिट है और इसी में 500 से ज़्यादा इंडियंस ने एप्लीकेशन सबमिट की है। तो किसी दूसरे देश के बीच में हो रहे वॉर के दौरान उस देश की आर्मी या मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना, क्या ये अलाउड है? वैसे कई कंट्रीज अपनी सिटीजन्स को इस तरीके से वॉलंटियर करने के लिए मना करती है, ये अलाउड नहीं है और उसमें से इंडिया भी एक है। आईपीसी के सेक्शन 121 से 130 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस तरीके से दूसरे देश की फॉरेन मिलिट्री को ज्वाइन करना ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट माना जाएगा और ये पनिशेबल है। कोई भी इंडियन नेशनल अगर इस तरीके से किसी फॉरेन मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करता है और इससे किसी एक ऐसे देश का संबंध इंडिया के साथ खराब होता है जिसके साथ इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है या अलायंस है या द टू कंट्रीज आर इन पीस, इन दैट केस उस इंडियन नेशनल को पनिशमेंट दिया जा सकता है जिसमें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है। इसके अलावा फाइन भी है और उसकी प्रॉपर्टी को भी फोरफीट किया जा सकता है। अगर कोई इंडियन नेशनल किसी ऐसी फोर्स को ज्वाइन करता है जो एनिमी कंट्री है, इंडिया की एडवर्सरी है, इन दैट केस ऑल्सो ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में कई सारे इंडियंस सीरिया के ISIS को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इसे प्रिवेंट किया गया बिकॉज हमारा जो लॉ है ये इसे अलाउ नहीं करता है। अगली टॉपिक है स्वामित्व स्कीम। रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम में SMS सेंडिंग फंक्शनैलिटी को लॉन्च किया। इसे समझने से पहले स्वामित्व स्कीम क्या है इसे देख लेते हैं। स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2020 में लॉन्च किया। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम है। इसमें एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ओनरशिप को फिक्स किया जाएगा। हमें पता है कि लैंड रिकॉर्ड का कितना इशू है इंडिया में। लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन ना होने के कारण कई सारे करप्शन और इश्यूज हुए हैं इससे पहले। फॉर एग्जांपल बेनामी प्रॉपर्टीज। अभी तक इंडिया में रजिस्टर्ड सेल डीड्स का सिस्टम था लेकिन लैंड टाइटल्स का सिस्टम नहीं था। मतलब अगर कोई लैंड को खरीदा या बेचा जा रहा है तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो तो रजिस्टर होता है, लेकिन वो किसका लैंड है, ये टाइटल जो है लैंड टाइटल, ये रजिस्टर नहीं होता। लैंड का ओनर कौन है इसे एस्टैब्लिश करने के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन साइलोज। फॉर एग्जाम्पल जो सेल हुआ है किसी एक लैंड का, इसका जो डीड है ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में स्टोर रहता है। उस लैंड का क्या जगह है, कौन से जगह पे वो लैंड है, ये जो मैप है उस लैंड का ये सर्वे डिपार्टमेंट के पास रहता है। और जो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट्स हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रहती हैं। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये साइलोस में काम करते हैं, वो ये डेटा को टाइमली मैनर में अपडेट भी नहीं करते हैं, तो इससे डिस्क्रिपेंसी होती है डेफिनेटली और करप्शन बढ़ता है। प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे इसी के लिए डिफरेंट स्कीम्स को अभी गवर्नमेंट ला रही है और उसी में से एक है स्वामित्व स्कीम। इसमें इंडिया के सभी विलेजेस में लैंड को सर्वे किया जाएगा यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू मैप किया जाएगा किसका क्या लैंड है और इसके बाद ओनरशिप को फिक्स किया जाएगा और प्रॉपर्टी कार्ड्स भी दिए जाएंगे। एम है 2025 तक इंडिया के सभी विलेजेस को मैप कर लेना। इससे प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, प्रॉपर रूरल प्लानिंग हो पाएगी।
लैंड टाइटल्स फिक्स नहीं है या डिस्प्यूट्स है, इसकी वजह से कई सारे लोग लैंड को एज अ कोलैटरल दिखा के बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। तो जब ये ओनरशिप फिक्स हो जाएगी आफ्टर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी इन रूरल इंडिया, क्योंकि लोग फिर लोन भी ले पाएंगे बिकॉज लैंड इज एन एसेट, राइट। एक बार लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाए तो ये लैंड ओनरशिप का एक ऐसा एविडेंस है जिसे कोई भी और टैम्पर नहीं कर सकता। इससे रूरल गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट तो होगी ही, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स को भी कई सारे लोग इवेड करते हैं क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है प्रॉपर। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है। तो इस प्रॉब्लम से भी हम निपट जाएंगे। गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को भी बेटर वे में टारगेट किया जा सकता है आफ्टर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्वामित्व स्कीम में रिसेंटली एसएमएस बेस्ड फंक्शनैलिटी को डेवलप किया गया है, जिसमें जब भी ड्रोन फ्लाई करेगा टू मैप अ लैंड, टू सर्वे अ लैंड, तब एक एसएमएस पहुंच जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी के पास या एमएलए के पास। इससे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगी और लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो स्कीम है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए स्वामित्व के अलावा गवर्नमेंट कुछ और स्कीम्स भी ला रही हैं। फॉर एग्जांपल एक है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे गवर्नमेंट ने 2021 में लॉन्च किया। ये एक आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, जिसमें 14 डिजिट की एक यूनिक आईडी रहेगी फॉर एवरी प्लॉट ऑफ द लैंड इन द कंट्री। लैंड के लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर बेस करके इस आईडी को बनाया जाएगा। All these steps are rightly being taken in the direction of achieving a Gram Swaraj in order to make India Atmanirbhar. The next topic is National Crime Records Bureau. Recently, NCRB के 37th Foundation Day को सेलिब्रेट किया गया। बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले इन द ईयर 1977 नेशनल पुलिस कमीशन को सेटअप किया गया। ये कमीशन जो है वो रिकमेंडेशंस देती थी कि किस तरीके से स्टेट पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। फिर 1978 में आया कमिटी ऑन क्राइम रिकॉर्ड्स। कमिटी ऑन क्राइम रिकॉर्ड्स को सेटअप किया गया था ये रिव्यू करने के लिए कि क्राइम रिकॉर्ड्स अभी किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, और प्रेजेंट डे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पुलिस खुद को किस तरीके से इवॉल्व कर सकती है। नेशनल पुलिस कमीशन जिसे 1977 में सेटअप किया गया था, इसी कमीशन ने रेकमेंड किया कि एक दूसरी बॉडी को सेटअप किया जाए और इसीलिए सेटअप किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो या एनसीआरबी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। 1986 में एनसीआरबी को सेटअप किया गया और इसकी हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है। पहले क्राइम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कई सारी बॉडीज थी। फॉर एग्जाम्पल एक है डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, TCPC। इसके अलावा इंटरस्टेट क्रिमिनल्स डेटा ब्रांच सीबीआई की थी। ये सीबीआई की एक और थी सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। इसके अलावा थी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD। इन सभी को मर्ज करके बनाया गया NCRB। नोट कीजिएगा कि BPRD जो है इसे बाद में डीमर्ज कर दिया गया फ्रॉम द NCRB। Anyhow, this NCRB it functions as the storehouse of information on crime and criminals. इसमें नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल्स में भी जो क्राइम्स होते हैं और क्रिमिनल्स जो हैं उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसके पास रहती है। ये इन सभी रिकॉर्ड्स को स्टोर तो करती ही है। इसके अलावा ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, इन सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ ये सभी इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। इसके अलावा ये क्राइम स्टैटिस्टिक्स को भी प्रोसेस करती है कि किस स्टेट में कौन सा क्राइम कितना ज्यादा हो रहा है एटसेट्रा, क्या ट्रेंड रहा है एक पर्टिकुलर क्राइम का। तो ये सारी ही स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करती है NCRB। इसके अलावा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को ये गाइड करती है, असिस्ट करती है इसके फंक्शनिंग में। जो भी क्रिमिनल्स कन्विक्टेड हैं उनकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसकी स्टोर हाउस के हिसाब से एक्ट करती है ये NCRB। इसके पास सारे फिंगरप्रिंट्स रहते हैं इंक्लूडिंग फॉरेन क्रिमिनल्स। कोई भी क्राइम जिसमें फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स ये सब रिलेटेड हैं, इन सब मैटर्स में NCRB जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के लिए ये ट्रेनिंग कोर्सेज को भी कंडक्ट करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन। रिसेंटली रशिया ने बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग की जरूरत है ऑन द इश्यू ऑफ बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज जो यूक्रेन में स्थित है।
रशिया यूक्रेन सिचुएशन में अभी इंडिया ने भी ये कहा है कि सभी पार्टीज को फुल्ली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के तहत जो भी ऑब्लिगेशंस है उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन या BTWC ये एक डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो बैन करती है किसी भी बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन के यूज को। सिर्फ यही नहीं, किसी भी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन को हम ना डेवलप कर सकते हैं कोई भी कंट्री, ना इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना एक्विजिशन कर सकते हैं किसी और जगह से, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग, यूज सब कुछ प्रोहिबिटेड है अंडर दिस कन्वेंशन। पहले समझते हैं कि क्या है ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, किसे कहते हैं। किसी भी वॉर के दौरान अगर कोई अनकन्वेंशनल मेथड को यूज किया जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी केमिकल को यूज किया जाए, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन या पॉइजन को यूज किया जाए टू किल द सोल्जर्स और सिविलियंस, इसे ही केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। केमिकल वेपन्स में चोकिंग एजेंट्स, ब्लिस्टरिंग एजेंट्स, ब्लड एजेंट्स, नर्व एजेंट्स आते हैं। चोकिंग एजेंट्स यानी ऐसी कोई केमिकल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर दे, इसमें क्लोरीन, फॉस्जीन गैस हो सकता है। सिमिलरली ब्लिस्टरिंग एजेंट्स में आती है मस्टर्ड गैस, ये स्किन, आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करती हैं, इसमें बर्निंग सा फीलिंग होने लगता है, ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। फिर है ब्लड एजेंट्स। साइनाइड फैमिली की जो केमिकल्स हैं इन्हें ही कहते हैं ब्लड एजेंट्स। ये ऐसी केमिकल्स हैं अगर इन्हें इनहेल कर ले कोई तो बॉडी में जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा है नर्व एजेंट्स, इसमें सीरीन गैस आता है। नर्व एजेंट्स जो है ये सबसे डेडली केमिकल वेपन्स हैं। ये स्प्रेड करती हैं थ्रू स्किन कांटेक्ट या अगर कोई इन्हें इनहेल कर ले तब भी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी की उसे अटैक करती है। हिस्ट्री में देखें तो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को 1000 साल से भी पहले से यूज किया जा रहा है। अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने एंथ्रैक्स, ग्लैंडर्स, कॉलेरा, वीट फंगस, इन सब बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया था और प्लेग को भी स्प्रेड किया था रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। इन सब को रोकने के लिए सबसे पहले आई जेनेवा प्रोटोकॉल। इट वाज साइंड इन द ईयर 1925 बाय 108 नेशंस। उसके बाद ये फोर्स में आते आते 1928 हो गया एंड दिस प्रोटोकॉल प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन वॉर। ये प्रोटोकॉल जो है वो जेनेवा में साइन हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशंस। इस प्रोटोकॉल में एक जनरल प्रोहिबिशन था ऑन यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, बट प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसफर इन सब बारे में कुछ भी बोला नहीं गया था इन दिस प्रोटोकॉल। इसलिए फिर आया 1975 में BTWC या बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन। सो दिस वॉज द फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी जिसने प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बैन किया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैन था, अ बैन ऑन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर हो सकता है, रेडियोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ऐसी वेपन्स जिससे हजारों लोग एक साथ मर सकते हैं। एट प्रेजेंट इस कन्वेंशन में 183 स्टेट्स हैं और इंडिया ने भी BTWC को साइन किया है और रेटिफाई भी किया है। साइन करना अलग होता है, रेटिफाई अलग। रेटिफाई में ऑफिशियल अप्रूवल दी जाती है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। इस कन्वेंशन की एक लिमिटेशन है, इसने बैन तो कर दिया है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को, लेकिन इसके पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये वेरीफाई कर पाए, मॉनिटर कर पाए कि कोई कंट्रीज केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स को बना रही है या स्टोर कर रही है, स्टॉक पाइल कर रही है। इसे मॉनिटर करने के लिए इसके पास कोई भी अच्छी मैकेनिज्म नहीं है, तो ये कंप्लायंस को एंश्योर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मगर क्रोकोडाइल्स। लास्ट 1 मंथ में राजस्थान के कोटा सिटी में स्थित एक वाटर बॉडी जिसका नाम है काला तालाब, उसमें करीब 50 मगर क्रोकोडाइल्स की मौत हो गई। काला तालाब या ब्लैक पूल जो है ये चंबल रिवर के साथ कनेक्टेड है बाय अ कनाल। ये कोई वेटलैंड तो डिक्लेयर नहीं किया गया है इसे, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो भी रूल्स हैं वो सभी यहाँ पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो एक शेड्यूल 1 एनिमल है। क्रोकोडाइल के 3 स्पीशीज होते हैं, सॉल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल। सबसे पहले देखते हैं मगर क्रोकोडाइल। इसे इंडियन क्रोकोडाइल या मार्श क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसे पाया जाता है, सिर्फ इंडिया ही नहीं आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में भी। IUCN के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है। मगर जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है और ये लेक्स, रिवर्स, मार्शेस में ये पाया जाता है।
मगर या मार्श क्रोकोडाइल जो है वो भूटान और म्यांमार में एक्सटिंक्ट हो चुका है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। अगली स्पीशीज है घड़ियाल। घड़ियाल जो है ये एक फिश ईटिंग स्पीशीज है क्रोकोडाइल की। ये रिलेटिवली हार्मलेस होता है और ये क्लीन वाटर का एक इंडिकेटर होता है क्योंकि ये क्लीन वाटर में ही रहता है, फ्रेश क्लीन वाटर में। ये हिमालयन रिवर्स के फ्रेश वाटर में रहता है। प्राइमरी हैबिटेट जो है इसका ये चंबल रिवर है, लेकिन इसके अलावा कुछ सेकेंडरी हैबिटेट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल घग्गर रिवर, गंडक, गिरवा, रामगंगा, सोन, इन हिमालयन रिवर्स में भी ये रहता है। IUCN के रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। नेशनल चंबल सैंक्चुरी, काटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सोन रिवर सैंक्चुरी, सतकोसिया गॉर्ज जो ओडिशा में है, इन सब सैंक्चुरीज में घड़ियाल मौजूद है। अगली है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। एट प्रेजेंट जो भी रेप्टाइल्स हैं, लिविंग रेप्टाइल्स, उनमें सबसे लार्जेस्ट है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है और ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है। ओडिशा इंडिया की एक मात्र ऐसी स्टेट है जिसमें क्रोकोडाइल की तीनों ही स्पीशीज पाई जाती है, घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर। हैबिटेट की बात करें तो अर्थ की ये लार्जेस्ट स्पीशीज क्रोकोडाइल स्पीशीज जो है ये उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसके अलावा बंगाल के सुंदरबंस और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी मिलती है। ये साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को पाया जाता है। इलीगल हंटिंग, हैबिटेट लॉस, ये सारे कुछ थ्रेट्स हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हॉल मार्किंग। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ नई प्रोविजंस बनाई हैं जिसके तहत कंज्यूमर्स जो है वो गोल्ड ज्वेलरी जो उनके पास है और जो अनहॉलमार्क्ड है, जिसमें हॉलमार्क नहीं है, उन ज्वेलरी को टेस्ट करवा पाएंगे इन दी हॉलमार्किंग सेंटर्स। नोट करना इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट जो है ये फ्री नहीं है। यहाँ पे जो एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, यहाँ पे जाके कंज्यूमर्स अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसमें फॉर 4 आर्टिकल्स दे हैव टू पे ₹200, फॉर 5 और मोर आर्टिकल्स दे हैव टू पे ₹45 पर आर्टिकल। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या HUID नंबर, ये नंबर दिया जाता है अगर ज्वेलरी ऑथेंटिक है तो BIS केयर ऐप में इस नंबर को डाल के देखा जा सकता है कि किसी भी एक ज्वेलरी की कितनी प्योरिटी है। बात करते हैं हॉलमार्किंग की। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या BIS जो है वो गोल्ड और सिल्वर हॉलमार्किंग स्कीम को ऑपरेट करता है इंडिया में। हॉलमार्किंग को BIS ने डिफाइन किया है एज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रेशियस मेटल इन प्रेशियस मेटल आर्टिकल्स। So it is basically a guarantee of purity or fineness of precious metal articles. तो कौन से मेटल्स हैं जो हॉलमार्किंग में कवर होते हैं? 2018 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि 2 कैटेगरी के जो मेटल्स हैं इंडिया में ये हॉलमार्किंग के पर्व्यू में आएंगे। वो है गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स और है सिल्वर ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स। तो बेसिकली भारत में सिर्फ 2 ज्वेलरी के लिए, 2 टाइप के मेटल के लिए हॉलमार्किंग जो है अवेलेबल है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी एंड आइटम्स हैं जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हॉलमार्किंग। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज्वेलरी एक्सपोर्ट की जा रही है या फिर रीइम्पोर्ट की जा रही है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर किसी ज्वेलरी को इंटरनेशनल एग्जीबिशन में शोकेस किया जा रहा है, सो ये सब एग्जेम्प्टेड है। गोल्ड वॉच, फाउंटेन पेन्स हो गए, या फिर ऐसी कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, फॉर एग्जाम्पल कुंदन, पोल्की, जड़ाओ, ये सब हॉलमार्क अगर नहीं करवाते हैं तो भी चलेगा, इट्स नॉट मैंडेटरी। प्योरिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो गोल्ड में 3 कैटेगरीज हैं, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। लेकिन इन 3 कैटेगरीज के अलावा 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट के अलावा 20 कैरेट, 23 कैरेट या 24 कैरेट के जो आइटम्स हैं उन्हें भी हॉलमार्किंग करवाया जा सकता है। हॉलमार्किंग मैंडेटरी तो है, लेकिन अगर पुरानी ज्वेलरी जो कंज्यूमर्स के पास पड़ी है उसे कोई ज्वेलर बाई बैक करना चाहता है तो उस ज्वेलरी में हॉलमार्क रहना मैंडेटरी है, तभी ज्वेलर वापस उसे लेंगे, ऐसा नहीं है। तो हॉलमार्किंग की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 30% ऑफ इंडियन गोल्ड जो है वो हॉलमार्क्ड है। रीजन था एडिक्वेट नंबर ऑफ एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स थे ही नहीं इंडिया में।
वैसे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द ईयर 2000 इटसेल्फ हॉलमार्किंग स्कीम फॉर गोल्ड ज्वेलरी को चला रहा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कतें थी क्योंकि असेसिंग सेंटर्स नहीं थे प्रॉपर्ली, और इसके लिए प्रमोद तिवारी कमेटी को भी फॉर्म किया गया टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड रिजॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। हॉलमार्किंग के कई सारे फायदे हैं। इट एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो है ही। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का वर्ल्ड में, लेकिन अगर हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी हो गई है ये अगर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी होती है पूरे देश में तो जो क्रेडिबिलिटी तैयार होगी, इससे इंडिया मार्केट भी बन सकता है गोल्ड का। हॉलमार्किंग से ये इंश्योर हो जाएगा कि कंज्यूमर्स जो है वो चीटेड ना हो वाइल बाइंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एट प्रेजेंट हॉलमार्किंग में 4 चीजों को रहना मैंडेटरी है। पहला है ट्राइंगल लोगो ऑफ द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा 3 डिजिट नंबर जो गोल्ड प्योरिटी को दर्शाएगा। इसके अलावा एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का मार्क जिसने ये सर्टिफाई किया है कि हाँ ये गोल्ड प्योर है। और 4th है ज्वेलर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसने सेल किया है उस पर्टिकुलर ज्वेलरी। अगली टॉपिक है उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रिसेंटली उड़ान स्कीम के तहत इंदौर हैदराबाद रूट को चालू किया गया। इस इनिशिएटिव के बारे में एक बार देख लेते हैं। उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। इट वॉज लॉन्च्ड एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इन द ईयर 2006। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। स्कीम का मेन एम है फ्लाइट्स को अफोर्डेबल बनाना फॉर कॉमन मैन। लेकिन अफोर्डेबल बनाना यानी ऐसा नहीं कि रेल की तरह फिर फ्लाइट्स भी लॉस में चलने लगे। ये भी इंश्योर करना कि फ्लाइट्स जो है वो इकोनॉमिकली वायबल हो, प्रॉफिटेबल रहे और उसके साथ साथ अफोर्डेबल भी रहे। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रोविजन है, मतलब इस स्कीम को चलाने के दौरान सर्टेन परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी टू इंश्योर कि प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली वायबल रहे, लॉस में ना रन करे जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, ये इंश्योर करना। 3 साल तक वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट टू द फ्लाइट ऑपरेटर्स ऑन स्पेसिफिक रूट्स। हर एक रूट में नहीं, जहां पे ये फाइनेंशियली वायबल नहीं लग रहा है कि इकोनॉमिकली ये जस्टिफाइड नहीं है, वहीं पे जो गैप हो रहा है प्रॉफिट्स में, ये गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स देगी टू द एयरलाइन ऑपरेटर्स। उड़ान स्कीम 10 साल तक ऑपरेशनल रहेगी और ये इंश्योर करेगी कि जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं कंट्री की, वहां पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स मतलब ऐसी एयरपोर्ट्स जहां पे पूरे दिन में एक फ्लाइट से ज्यादा फ्लाइट्स नहीं जाती है, और अनसर्व्ड उन्हें कहते हैं जहाँ पे कोई ऑपरेशंस चलते ही नहीं है, एयरलाइन ऑपरेशंस, एयरपोर्ट्स नहीं है या एयरपोर्ट्स हैं तो फंक्शनल नहीं है, इन्हें कहते हैं अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स। शुरू में मैंने बोल दिया था कि इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2006, गलती से इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। अगली टॉपिक है सिलिप सिमोपोडी बिडेनी। रिसेंटली सिलिप सिमोपोडी बिडेनी नामक एक स्पीशीज को एक फॉसिल से अनर्थ किया गया। ये ऑक्टोपस का ही एक रिलेटिव है जिसके 10 आर्म्स हैं। ये 328 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। कार्बोनिफेरस पीरियड में बेसिकली ये रहता था और दिस इज द ओनली मेंबर ऑफ द ऑक्टोपस लिनियज विथ 10 आर्म्स। अभी के ऑक्टोपसेस में तो 8 टेंटेकल्स होते हैं, तो ऑब्वियस है कि एवोल्यूशन के दौरान 2 आर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे लॉस हो गए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, चिल्का लेक। रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने चिल्का लेक में मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स के मूवमेंट को बैन किया है क्योंकि इससे बर्ड्स अफेक्टेड होती हैं और चिल्का लेक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। चिल्का लेक जो है वो एक ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर लगून यानी एक ऐसी वाटर बॉडी जो फ्रेश वाटर से सॉल्टियर है लेकिन सी वाटर से लेस सॉल्टी है। ये यूजुअली उन एरियाज में होता है जहां पे सी वाटर के साथ फ्रेश वाटर मिक्स हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एस्चुरीज। चिल्का लेक उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। ये एक एस्चुरी है और चिल्का लेक इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर। दया रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल और फ्लो करने से पहले सिर्फ उसके माउथ में ही जो एस्चुरी सिचुएटेड है दैट इज चिल्का लेक। ऐसी वाटर बॉडीज, ब्रैकिश वाटर बॉडीज जो उन जगहों पे मिलती हैं जहां पे रिवर्स सी के साथ मीट कर रहे हैं, वहां पे जो एनक्लोज्ड हो जाती है अलग से एक वाटर बॉडी जिसमें ब्रैकिश वाटर रहता है,
जिसमें सॉल्ट का कंटेंट फ्रेश वाटर की तरह से ज़्यादा है लेकिन सी वाटर से कम है। तो ऐसी जो कंडीशंस तैयार होती हैं, इस तरीके की एक वाटर बॉडी, एनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी, इसी को कहते हैं एस्चुरी। ऐसी जगहों में कंटिन्यूअस बेसिस में मिक्सचर होता रहता है फ्रेश वाटर का रिवर के, उसके साथ सी वाटर का। ओके, तो एस्चुरीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, दे हैव हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लाइमेट की बात करें तो चिल्का लेक के एरिया में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है और यहाँ पे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दोनों का इन्फ्लुएंस रहता है। तो चिल्का लेक भी इसी तरीके की एक एस्चुरी है विच इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड चिल्का लेक कवर्स एन एरिया ऑफ 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स। केरला के वेम्बनाड लेक के बाद जो सबसे बड़ी लेक है इंडिया की वो है चिल्का लेक। सबसे बड़ी है वेम्बनाड और उसी के बाद आती है चिल्का लेक एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द होल वर्ल्ड आफ्टर द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ जो है वो साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है और उसके बाद ही आता है चिल्का। अभी तक चिल्का को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में नहीं डाला गया है लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में है, हो सकता है कि ये रिकग्निशन इसे मिल जाए। इंडिया की जो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है वो चिल्का लेक है। इनलैंड सॉल्ट वाटर की बात करें तो फिर वो राजस्थान की सांभर लेक है, लेकिन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो चिल्का है। चिल्का में कई सारे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, and it is the largest wintering ground for migratory birds in the entire Indian subcontinent. कई दूर से बर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी से आते हैं, लेक बैकाल रशिया से, एरल सी से आते हैं जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है, वहाँ से सेंट्रल एशिया, लद्दाख, हिमालय सभी जगहों से माइग्रेटरी बर्ड्स चिल्का में आती हैं। और 1981 में चिल्का को फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रामसार कन्वेंशन के तहत डेजिग्नेट कर दिया गया था। अगली टॉपिक है सांथाली सोहराई म्यूरल्स। उड़ीसा और झारखंड में जो सांथाली कम्युनिटीज थी जो जानी जाती हैं अपने सोहराई म्यूरल्स के लिए, वो इस आर्ट में थोड़ी बदलाव ला रहे हैं धीरे धीरे। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये एक ट्रेडिशनल म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट मतलब ऐसी एक ग्राफिक आर्ट वर्क जिसे डायरेक्टली पेंट किया जाता है ऑन दी वॉल या फिर ऑन दी सीलिंग या फिर कोई परमानेंट सबस्ट्रेट भी हो सकता है। इसमें कई सारे टेक्निक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेस्को, मोजाइक, ग्राफिटी, ये सारे टेक्निक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेस्को जो है फॉर एग्जांपल एक इस तरीके की म्यूरल पेंटिंग है जिसमें वेट लाइम प्लास्टर के ऊपर ही पेंटिंग की जाती है। कमिंग बैक टू सोहराई खोवर पेंटिंग, इसमें जो लोकल ट्राइबल वेमेन है ये हार्वेस्ट सीजन में या फिर मैरिज सीजन में जो डिफरेंट कलर के सॉइल्स अवेलेबल होते हैं, रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, इन सब सॉइल से ही पेंटिंग्स को करते हैं ऑन दी वॉल विच इज कॉल्ड सोहराई खोवर। इसमें लाइन्स, डॉट्स, एनिमल फिगर्स, प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलीजियस थीम्स को भी लाया जाता है। इस इमेज में आप सोहराई खोवर पेंटिंग को देख सकते हैं किस तरीके से एनिमल फिगर्स बनाए गए हैं। 2020 में ही झारखंड को जीआई टैग मिल गया था फॉर इट्स सोहराई आर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन सेंसस। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इरिगेशन सेंसस को लॉन्च किया। बैकग्राउंड समझते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत आती है इरिगेशन सेंसस। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रल फंडिंग रहती है और 6th माइनर इरिगेशन सेंसस जो है ये कंडक्ट किया गया बिटवीन 2017-18 टू 2019-20। इससे पहले 5th माइनर इरिगेशन सेंसस को कंडक्ट किया गया था विद द रेफरेंस ईयर 2013-14। यहाँ पे ये माइनर इरिगेशन का क्या मतलब है? इरिगेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है मेजर इरिगेशन, फिर है मीडियम इरिगेशन, फिर है माइनर इरिगेशन। मेजर इरिगेशन यानी जिसमें कमांड एरिया जो है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है। मीडियम इरिगेशन में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर और माइनर इरिगेशन में कमांड एरिया जो है वो 2,000 हेक्टेयर तक का होता है।
मेजर और मीडियम इरिगेशन वर्क्स में बेसिकली सरफेस वाटर को कंसिडर किया जाता है, फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेकिन माइनर इरिगेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल, बोरिंग वेल एटसेट्रा। तो इन सबको माइनर इरिगेशन में कंसिडर किया जाता है। तो माइनर इरिगेशन सेंसस तो होता ही था, तो इस ऑनगोइंग 6th माइनर इरिगेशन सेंसस के साथ अभी एक फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज को कन्वर्ज किया गया है। इसमें सारी वाटर बॉडीज आ जाएंगी। इट इज टू डेवलप ए नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडीज बाई कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें साइज, कंडीशन, एनक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या यूज है, सब कुछ की डिटेलिंग की जाएगी इस सेंसस में। सो इट विल बी अ नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडीज कवरिंग बोथ rural areas and urban areas. One thing that has to be noted is water is a state subject. So the steps जो भी होते हैं इसके कंजर्वेशन के या फिर efficient management के, ये primarily state government से undertake करते हैं। वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट ही है। वैसे एक ट्रिविया है, इंडिया की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होती है उसमें 70% जो है वो दैट कम्स फ्रॉम इरिगेटेड एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट टॉपिक इज फूल देई। फूल देई या फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड की एक फेस्टिवल है और ये सिखा सकती है बच्चों को कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। पहले इस फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं जो रीजन है वहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर अबाउट अ मंथ बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। बच्चे जो होते हैं स्पेशली यंग गर्ल्स, दे गो इन टू द फार्म्स, फॉरेस्ट्स एंड गार्डन्स आफ्टर बेदिंग एंड कलेक्ट फ्रेश फ्लावर्स टू ऑफर टू द लोकल डेटीज। और ये स्प्रिंग सीजन के ऑनसेट से पहले ये एक वेलकम जेस्चर होता है। तो लोकल बिलीफ है इसमें कि अगर फ्लावर्स को घर के डोर स्टेप्स के सामने अगर प्लेस किया जाए तो गॉड विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स। जो बच्चे फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं इनके ग्रुप को बोलते हैं फूल यारी, एंड दे ब्रिंग फ्लावर्स डेली टू द हाउस होल्ड्स, एंड दे एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्प्रिंग, they receive money and sweets in return from each and every family. So this festival basically it symbolizes peace and harmony among the communities, right? फूल देई में जो ये देई है इट रेफर्स टू सेरेमोनियल पुडिंग। ये पुडिंग जैगरी से बनाई जाती है, गुड़ से, और ये की फूड आइटम होता है इस फेस्टिवल में। इसके अलावा वाइट फ्लावर या कर्ड ये भी ऑफर किए जाते हैं इन दिस फेस्टिवल। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज के टेन्योर को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है। मतलब ये अभी 2022 से 2025 तक इफेक्ट में रहेगा। क्या है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज? ये बेसिकली एक टेम्पररी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि हमारे देश में जो भी सफाई कर्मचारीज हैं, वेस्ट कलेक्टर्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है, और इसी के ऊपर फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देती है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज को 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। उस टाइम पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 3 साल के लिए किया गया था। और फिर जो ये एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993, इसी के तहत ये 2004 तक चला। 2004 के बाद नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट जो है ये एक्सपायर कर गया, और फिर उसके बाद से 2004 के बाद से नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, इस कमीशन को बार बार सेवरल टाइम्स रिवाइव किया गया, लेकिन एट प्रेजेंट ये अभी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। 94 से 2004 के बीच तक ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। हमारे देश में जो सफाई कर्मचारीज हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए रेकमेंड करती है ये कमीशन। इनइक्वलिटी कम हो, सफाई कर्मचारीज की जो स्टेटस है, फैसिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, ये बढ़े, ये इंश्योर करने के लिए ये कमीशन रिकमेंडेशंस देती है। इसके अलावा ये भी स्टडी भी करती है और इवैल्यूएट भी करती है कि जो प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं फॉर वेस्ट कलेक्टर्स इन इंडिया, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं पर्टिकुलरली, उनकी सोशल और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन हो रही है या नहीं हो रही है।
खुद से ही सुओ मोटो नोटिस लेती है ये टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक ग्रीवांसेस of matters related to the non-implementation of programs of schemes in respect of any group of सफाई कर्मचारी। अगर कोई स्कीम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो ये खुद से सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, नोटिस दे सकती है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है। सफाई कर्मचारी के सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारे मेजर्स भी लेती है। सफाई कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं अंडर द गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, उनकी क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके हेल्थ की क्या कंडीशन है, सेफ्टी, वेजेस, इसे मॉनिटर करना, इसे स्टडी करना और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस देना। इस कमीशन के पास ये पावर है कि ये किसी भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कॉल कर सकती है फॉर एनी इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, तो इसके पास ये समनिंग पावर है। अगली टॉपिक है मैन पैड्स। रशिया के मिलिट्री अटैक्स को काउंटर कर सके यूक्रेन, इसके लिए यूएस और नेटो अलाइज जो है वो आर्म्स की शिपमेंट कर रही है यूक्रेन में। इसमें से है एक यूएस मेड स्टिंगर मिसाइल, ये एक टाइप का मैन पैड है। तो क्या है मैन पैड, देखते हैं। मैन पैड स्टैंड्स फॉर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल सर्फेस टू एयर मिसाइल है। सर्फेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज, लाइट वेट, पोर्टेबल है, इसीलिए इसे कंधे में लेके ही जाया जा सकता है। इट कैन बी फायर्ड बाय इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स एंड इट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट एंड इवन हेलीकॉप्टर्स। एज मेंशन्ड अर्लियर, मैन पैड्स जो हैं ये शोल्डर फायर की जा सकती हैं इससे, और ये किसी ग्राउंड व्हीकल में इसके ऊपर रख के लॉन्च करके फिर वहां से लॉन्च किया जा सकता है मिसाइल को। इसके अलावा कोई ट्राइपॉड स्टैंड या फिर किसी हेलीकॉप्टर में भी रख के वहां से मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो वेट है ये 10 से 20 केजी तक की होती है और 1.8 मीटर से लंबी ये नहीं होती, तो बहुत ही लाइट वेट होती है। मैन पैड्स की मैक्सिमम जो रेंज है वो 8 किलोमीटर की होती है और ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 4.5 किलोमीटर की हाइट तक के चीज़ों को ये टारगेट कर सकती है। इसमें फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम है। फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम मतलब एक ऐसी तरह की मिसाइल गाइडेंस जिसमें फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती एक बार लॉन्च करने के बाद, मतलब ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है विदाउट द लॉन्चर बीइंग इन लाइन ऑफ साइट ऑफ द टारगेट। ऐसी मिसाइल को कंटिन्यूअस बेसिस पे डेटा देने की जरूरत नहीं होती अबाउट द टारगेट वंस इट इज लॉन्च्ड। ऐसी मिसाइल्स जो है इसमें इनिशियली जो डेटा दे दिया जाता है वही उसी को फॉलो करके ये अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। सो दैट इज वाई फायर एंड फॉरगेट। मैन पैड्स को सबसे पहले यूएस और सोवियत यूनियन ने 1960s के दौरान इंट्रोड्यूस किया था। मैन पैड्स को किस तरीके से बनाया जाता है इसका नो हाउ अभी 20 देशों के पास है एज ऑफ 2019, और रशिया जो है इट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैन पैड्स। अगली टॉपिक है FCRA प्रोविजंस। रिसेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में यूके ऑफिशियल्स ने ये डिस्कस किया कि कई सारे फॉरेन एनजीओज के ऊपर फंडिंग रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट। ऑक्सफैम बोल के एक एनजीओ है, इस पे भी रेगुलेशंस डाले गए हैं। कुछ और ब्रिटिश एनजीओज हैं उस पे भी रेगुलेशंस डाले गए हैं अंडर द FCRA एंड दे हैव रिक्वेस्टेड द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कि वो अपनी इस डिसीजन को रिकंसिडर करे। FCRA को समझने से पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं। 2015 में CBI ने एक इन्फॉर्मेशन को कोलेक्ट किया और बताया कि इंडिया में 31 लाख एनजीओज हैं। ये दिस इज डबल द नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। मतलब जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उससे 250 गुना ज्यादा एनजीओज हैं। 709 लोगों के लिए एक पुलिस होता है, लेकिन 400 लोगों के लिए एक एनजीओ है पूरा। तो ये है स्टेटस 2015 तक की बात करें तो। 31 लाख एनजीओज में से सिर्फ 10% एनजीओज ने बैलेंस शीट सबमिट की थी और इनकम एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स को साझा किया था विद द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। 30 लाख एनजीओज में से सिर्फ 2.9 लाख ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट किए थे। 2015 तक का ये स्टेटस था। अगर ये सारी एनजीओज ठीक से काम करती तो शायद इंडिया आज डेवलप्ड कंट्री बन चुका होता। खैर, 2015 के बाद गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए। FCRA के अंडर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया एनजीओज का
क्योंकि फॉरेन फंडिंग एक सिक्योरिटी कंसर्न है, स्पेशली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट ही नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट को। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए फंड को डाइवर्ट करना, टेररिज्म के लिए फंड को डाइवर्ट करना, इन सब चीजों को रोकने के लिए एफसीआरए के अंडर कई सारे प्रोविजंस लाए गए और कई सारे एनजीओज की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया गया। तो क्या है एफसीआरए और उसके क्या प्रोविजंस हैं, ये देख लेते हैं। एफसीआरए और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट is basically an act that regulates the receipt of foreign contribution or aid from outside India for use in the country। तो ये इसीलिए लाया गया क्योंकि ऐसी कोई फंडिंग, फॉरेन फंडिंग ना हो जिससे इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अफेक्टेड हो। पहली बार 1976 में एफसीआरए को इनैक्ट किया गया एंड देन इट वाज अगेन अमेंडेड इन 2010 विद अ स्लीव ऑफ न्यू मेजर्स। फिर ये जो लॉ है ये एनफोर्स की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ऐसी एसोसिएशंस, ग्रुप्स और एनजीओज जिन्हें फॉरेन डोनेशंस मिलते हैं वो एफसीआरए के प्रोविजंस के अंदर आते हैं। ये सारी एसोसिएशंस जो इंडिया में बनी, इंडियन टेरिटरी में, उस पर अप्लाई होता है। ऐसी एसोसिएशंस जिनके ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया के बाहर हैं लेकिन वो इंडिया में भी रजिस्टर्ड हैं, इनकॉर्पोरेट भी हुए हैं। इसमें एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल सच एनजीओज टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द एफसीआरए। रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड रहती है। अगर ये सारी ग्रुप्स, एसोसिएशंस अपनी जो नॉर्म्स हैं उसके साथ कंप्लाई करें तो फिर 5 साल के बाद फिर से इसे रिन्यू किया जाता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में डोनेशन आती है या फॉरेन सोर्स से आई कोई भी आर्टिकल आती है, एज लॉन्ग एज वो कोई गिफ्ट ना हो या पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल ना किया गया हो। कोई भी करेंसी इसमें इसके एम्बिट में आ जाएगी। ऑब्वियसली ट्रेड के पर्पस के लिए अगर कोई मनी रिसीव किया गया है बाय वे ऑफ फी तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अगर किया गया है तो वो एफसीआरए में नहीं आएगा। या फिर अगर किसी एनआरआई ने डोनेशन किया है तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन है उसका, लेकिन उसने फॉरेन नेशनलिटी को लिया है, अज्यूम किया है, इन दैट केस वो अगर कोई कुछ डोनेट करता है इंडिया में तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। एफसीआरए के रूल्स में कई सारे बदलाव लाए गए थ्रू अमेंडमेंट्स इन 2015, इन 2018, इन 2020। रूल्स को और भी टाइटन किए गए। तो इसमें क्या क्या रूल्स नए आए गए हैं ये हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नए रूल्स जो नोटिफाई किया गया है उनमें ये आते हैं कि एनजीओज जो हैं उन्हें ये अब से अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो फॉरेन फंड्स तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो फंड किसी भी तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट ना करती हो, इंडिया के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस है जिन फॉरेन स्टेट्स के साथ उसके जो रिलेशन है इसको इम्पैक्ट ना करती हो या कम्युनल हार्मनी में डिसरप्शन ना ला रही हो। इन्हीं केसेस में, ऐसे ही केसेस में ये एनजीओज जो हैं वो फॉरेन फंडिंग को एक्सेप्ट करेंगी। ऐसा रिटन अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। इसके अलावा इन एनजीओज की जो अकाउंट्स हैं वो आइदर नेशनलाइज्ड बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स में होनी चाहिए, ऐसी बैंक्स जिनमें कोर बैंकिंग फैसिलिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, स्विफ्ट क्या होता है। एफसीआरए एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं हु आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो ले ही नहीं सकते कोई डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, किसी न्यूज़पेपर का कोई एडिटर या पब्लिशर, कोई जज, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नए रूल्स के तहत जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिन्हें आईपीसी के अंडर डिफाइन किया गया है, ये पब्लिक सर्वेंट्स भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पब्लिक सर्वेंट यानी कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड हो, रेम्यूनरेशन मिल रहा हो गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट ही हो गए, तो वो फॉरेन डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक बात यहाँ पे नोट करने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऐसी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज से फंडिंग रिसीव कर सकते हैं जिसमें इंडिया 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा हो, तो उस टाइम पे ये एफसीआरए के अंडर कंसिडर नहीं होगा।
पहले ये प्रोविजन था एक्ट के अंदर कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता टू एनी अदर पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत होगी अंडर द एक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स अमेंडमेंट्स लाए गए और इसमें ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता टू एनी अदर पर्सन। द टर्म पर्सन ओवर हियर इट इंक्लूड्स कोई भी इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो, इनमें कोई मतलब ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। नए रूल्स के तहत अगर कोई भी एनजीओ या इंडिविजुअल फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन के दौरान आधार नंबर देना पड़ेगा उस एनजीओ में काम कर रहे सभी ऑफिस बेयरर्स के आधार नंबर, डायरेक्टर, की फंक्शनरीज जो भी है, इनके सभी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर फॉरेनर है तो उस केस में फॉरेनर की जो पासपोर्ट है उसकी एक कॉपी या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ये सारी आइडेंटिफिकेशन की डिटेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। अगर प्रायर परमिशन मांग रहे हो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं लेना है उसके लिए भी, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके लिए भी, और अगर रिन्यू कराना है रजिस्ट्रेशन को एनजीओ के उसके लिए भी ये सारी ही इंफॉर्मेशन को, ये सारी पेपर्स को फर्निश करनी पड़ेगी। नए रूल्स के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन को सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में लिया जा सकता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूज किया है, नोटिफाई किया है, और इस अकाउंट को FCRA अकाउंट कहा जाएगा। और ये अकाउंट जो है इसे डेजिग्नेट करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच न्यू दिल्ली वाली, तो ही इसी अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव किया जा सकता है। ऐसे बैंक अकाउंट में जो FCRA अकाउंट जिसे कहेंगे, इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई और फंड डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। फंड के यूटिलाइजेशन के लिए कोई एक इंसान जो है वो दूसरा एक FCRA अकाउंट कोई भी शेड्यूल बैंक में अपने चॉइस का उसमें वो खोल सकता है, लेकिन जब ट्रांसफर हो रहा होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का उसके लिए डेजिग्नेटेड बैंक जिसे अकाउंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूज किया है, नोटिफाई किया है, वहीं पे लाना पड़ेगा। पहले ये प्रोविजन था कि कोई भी एनजीओ या कोई इंसान जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहा है उसमें से 50% जो है 50% ऑफ द अमाउंट को यूज किया जा सकता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नए रूल्स के तहत इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है 20% तक। मतलब अभी 20% से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। पहले 180 डेज से ज़्यादा किसी भी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। अभी अगर गवर्नमेंट चाहे तो 180 डेज से भी ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंशन जारी कर सकती है गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन सी ऐसी एनजीओज, कौन सी ऐसी एसोसिएशंस FCRA के अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके लिए ये था कि वो 3 साल से वो एसोसिएशन चल रही है, वो एनजीओ चल रहा है, और 3 साल में मिनिमम लास्ट 3 ईयर्स में ₹10 लाख कोर एक्टिविटीज़ में इन्होंने स्पेंड किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इसको चेंज किया गया है कि अभी मिनिमम 15 लाख रुपीज़ तक स्पेंड किया जाना चाहिए इन द लास्ट 3 ईयर्स इन कोर एक्टिविटीज़ विच इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग द सोसाइटी, तभी उसे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल बनाया जाएगा अंडर द FCRA। फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए प्रायर परमिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एसोसिएशन है इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर स्टैट्यूट सच एज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 एंड सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। एक लेटर ऑफ कमिटमेंट देना पड़ेगा फ्रॉम द फॉरेन डोनर कि वो कितना अमाउंट दे रहे हैं, इसको स्पेसिफाई करना और इसका क्या पर्पस है ये भी मेंशन करना। रिन्यूअल रूल्स की अगर बात करें तो ये स्ट्रिक्टली ये रूल्स क्लियर कर दिए गए हैं कि अगर FCRA सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर कर जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस टाइम पे एक बार एक्सपायर करने के बाद वो ना ही फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव कर पाएगा और ना ही वो जो बैलेंस फंड है उसे यूटिलाइज कर पाएगा। FCRA बैंक अकाउंट में वो यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगा उस फंड को अनटिल एंड अनलेस रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं जाती है बिफोर दी एक्सपायरी डेट, तो इन दैट केस FCRA रजिस्ट्रेशन को सीज कर लिया जाएगा, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है ये माना जाएगा।
और जो अमाउंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो अनयूटिलाइज पड़ा है वो उसे भी सीज कर दिया जाएगा। कोई अगर एसेट है विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसमें भी गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि जब तक वो सर्टिफिकेट रिन्यू ना हो रहा हो या फ्रेश रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जा रहा हो तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, hallmarking in India is available for gold, silver and platinum. Number 2, the festival of Fool Day is celebrated in the Garhwal and Kumaon regions of Uttarakhand every year. Number 3, it is mandatory for all NGOs to register themselves under the FCRA. The registration is initially valid for 3 years and it can be renewed subsequently if they comply with all the norms. Number 4, man pads are medium range, lightweight and portable surface-to-air missiles that can be fired by individuals or small groups to destroy aircraft or helicopters. Number 5, nerve agents are chemicals that interfere with the nervous system. Sarin, Suman, Tabun are examples of nerve agents that all have the similar effects. Number 6, the mugger crocodile, also called the Indian crocodile or marsh crocodile, is found throughout the Indian subcontinent and it is listed as endangered in the IUCN list. 7. National Commission for Safai Karmcharis is a statutory body that investigates the conditions of Safai Karmcharis in India and makes recommendations to the Government of India. Number 8. Swamitva scheme was launched in 2020 under the Ministry of Rural Development. Number 9. In 2020, Chhattisgarh received a geographical indication tag for its Sohrai art. Number 10. Irrigation census recently launched by the Ministry of Jal Shakti is the first census of water bodies that will cover all types of water bodies in both rural and urban areas. सेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।